सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो अपने श्योर शॉर्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे एक क्वेश्चन जरूर ही आने वाले हैं। तो आइए इस पे थोड़ा सा पहले क्विक रिकैप डालते हैं। तो क्विक रिकैप में सबसे पहले आपको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में आना चाहिए, और अपना जो फेमस आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो K मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव है। इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात बोलता है, जनरल काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मेटल प्लेट पे अगर कोई फोटोन इंसिडेंट करा रहे हो तो वो फोटोन्स कैपेबल होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। कब? जब वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी निकलेंगे जब हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो बाइंडिंग एनर्जी है प्लेट की, दैट इज वर्क फंक्शन को अपना इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ओवरकम कर पाए। तो ओवरकम कर पाए इसका मतलब ये हुआ कि जो एच न्यू जनरल जो एनर्जी है, दिस एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से ज़्यादा होगी तो ये निश्चित हो चुका है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों क्या होगा कि कुछ जो एनर्जी हमें मिलेगी, कितनी मिलेगी, एच न्यू माइनस फाइव की जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी से वो बाहर आने की टेंडेंसी में होंगे। जब वो बाहर आ रहे होंगे तो उनके जैसे रास्ते में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जिससे वो सक्सेसिव कोलिजन करेंगे। तो उस सक्सेसिव कोलिजन करने की वजह से वो अपनी एनर्जी का कुछ ना कुछ पार्ट लॉस कर देंगे, और हो सकता है कि सरफेस तक आते आते एच न्यू माइनस फाइव की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी जो है किसमें लॉस हो जाए, सक्सेसिव कोलिजन में। तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं हुआ, सफिशिएंट तो है कि एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन 5। दिस इज ए नेसेसरी कंडीशन बट दिस इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। तो ऐसे में आप हमेशा, मैंने लिखा है कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स मे इमिट, मैंने मस्ट वर्ड नहीं लिखा है, मे लिखा है। तो आप बोलोगे सर फिर ये निकलते कौन वाले हैं? तो वो निकलते हैं जो एकदम सरफेस पे होंगे, जो सक्सेसिव कोलिजन में एच न्यू माइनस फाइव की जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे वो पूरी एनर्जी के साथ बाहर निकलें। ऐसे कौन होंगे? जो टॉप मोस्ट सरफेस लेयर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि उनके लिए हमारा कोलिजन निग्लिजिबल होगा, तो वो जो है K मैक्स के साथ निकलेंगे। इसीलिए तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सरफेस फिनोमेना की बात भी करते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज द रीजन। तो इस पूरे में आपने दो बातें देखी, एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात देखी और दूसरी ये देखी कि नेसेसरी कंडीशन जो एच न्यू ग्रेटर देन 5 है वो उससे ये बिल्कुल मतलब कंफर्म नहीं होता कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही, जो सरफेस टॉप मोस्ट सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं लेयर के वही निकलेंगे। तो दैट इज द कंडीशन। यही चीज़ें मैंने लिख रखी है। मस्ट इमिट किसके लिए होगा? ओनली सरफेस इलेक्ट्रॉन। यहाँ मे इमिट की कंडीशन, रीजन भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मे लूज देयर एनर्जी इन सक्सेसिव कोलिजन बिफोर कमिंग आउट। तो जब वो बाहर आ रहे होंगे तो वो सक्सेसिव कोलिजन में एच न्यू माइनस फाइव की जो काइनेटिक एनर्जी अचीव करेंगे उसको लॉस कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, और थ्रेशोल्ड आपको बता दिया गया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा? HC बाई लैम्डा नॉट, जो वर्क फंक्शन के बराबर होगा। ये सभी को पता है, जस्ट एक रिकैप। नेक्स्ट एक वर्ड आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत शॉर्ट में मैं आपको जो है, मतलब ये मैं एक तरीके से उनके लिए है जो अगर 15-20 मिनट भी खपाते हैं तो शायद उसको ढंग से करते हैं, तो मे बी वो फिर से रिकैप कर जाएं और ये चैप्टर छूटते छूटते उनके हाथ में आ जाए और वो क्वेश्चन जो है यहाँ से निकाल पाएं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली क्या है, सभी को पता है कि मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड एट एनोड प्लेट, जिससे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी रोक पाएं, वो ना पहुंच पाएं। कहाँ पर? कैथोड से एनोड में ना पहुंच पाएं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको मुझे रोकना है, तो मुझे यहाँ पे कुछ जो पोटेंशियल नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा वो K मैक्स इस इलेक्ट्रॉन के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब इस पोटेंशियल का एक तरीके से जो वर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो K मैक्स को रोक पाए।
तो यही बताया गया है कि मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड टू स्टॉप फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोक पाए, तो उसके लिए वर्क डन बाय दिस पोटेंशियल इक्वल टू के ई मैक्स, वर्क एनर्जी थ्योरम टाइप सोच सकते हैं। तो ई वी नॉट इक्वल टू के ई मैक्स। अब इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ई वी नॉट, ई मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, तो ई वी नॉट शुड बी इक्वल टू के ई मैक्स। तो आइंस्टीन की इक्वेशन चेंज हो जाती है, के ई मैक्स के जगह पे हम ई वी नॉट पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में ये आ जाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में हमारी इक्वेशन ये आ जाती है। इसमें कई बार आपसे ग्राफ काफ़ी पूछते हैं, जो हमेशा एक लीनियर ग्राफ होता है। तो आपसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बता दो, तो पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में ई नॉट को नीचे लाएंगे तो एच बाई ई उसका स्लोप हो जाएगा और फाइव बाई ई उसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने दो मेटल प्लेट के लिए बनाए हैं, तो आपको हो सकता है कि ग्राफ पे भी क्वेश्चंस है, तो दोनों लाइन पैरेलल होगी, क्योंकि दोनों का स्लोप जो होगा ई यहाँ पर आएगा, एच बाई ई होगा, और इंटरसेप्ट होगा फाई ए बाई ई, फाई बी बाई ई। आप देख रहे हैं कि जिसका इंटरसेप्ट ज़्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको ग्राफिकली मिल सकते हैं। तो दिस ग्राफ इज बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अगर यही आपसे पूछा जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा का ग्राफ, तो आप एच न्यू को लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा, रीअरेंज करेंगे तो फिर से आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी की। तो यहाँ पे बस स्लोप थोड़ा सा चेंज होगा, पहले h बाई ई था, फ्रीक्वेंसी के साथ बनाया था, तो 1 बाई लैम्डा के साथ बना रहे हैं तो एच सी बाई ई होगा, बट इंटरसेप्ट अभी भी वही होगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बेसिकली योर मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड प्लेट सो दैट फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या कर पाए, रोक पाए, ई वी नॉट इक्वल टू के ई मैक्स। और आपने इसके अकॉर्डिंग दो ग्राफ देखा। नेक्स्ट बात करते हैं जो एक टर्म आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, कुछ 2-3 फैक्टर और भी, कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, जो आप प्लेट पर इंसिडेंट फोटोन अगर आप एच न्यू को बढ़ा या घटा रहे हो, तो उससे आप उसकी एनर्जी को चेंज कर रहे हो। तो जब आप उसकी एनर्जी को चेंज कर रहे हो, मतलब आप के ई मैक्स को चेंज कर रहे हो। तो के ई मैक्स चेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके अलग अलग होंगे तो आपको अलग अलग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली होगा और वेवलेंथ पे अपना इन्वर्सली होगा, क्योंकि एच सी बाई लैम्डा हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन वर्क फंक्शन। मेटल प्लेट कैसा है, उसका वर्क फंक्शन कैसा है, उससे भी के ई मैक्स अफेक्टेड होगा। दो प्लेट को अगर कंपेयर कर रहे हैं, सेम मेटल प्लेट है, तो वर्क फंक्शन ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा किसी भी इंसिडेंट के लिए। बट इफ वी आर कंपेयरिंग विथ टू डिफरेंट मेटल्स, देन द मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। तो हो सकता है कि उनको मैं सेम एच न्यू फॉल करा रहा हूं दोनों प्लेट पे, बट उससे जो के ई मैक्स निकल रहे हैं उनके अलग अलग हैं, तो हमें अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना होगा उसे रोकने के लिए। तो हमारा डिपेंड्स ऑन वर्क फंक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, तो एटलीस्ट इसको ध्यान रखिएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। देखिए बच्चों, इंटेंसिटी इज नॉट रिलेटेड विद द के ई मैक्स। क्यों? इंटेंसिटी है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, है ना, जो भी आप उस प्लेट पर फोटोन इंसिडेंट करा रहे हो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यही है। तो इससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ या घट सकते हैं, बट उसकी एनर्जी के ई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर एच न्यू के लिए अगर 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैनेज होकर बाहर निकल रहे थे, तो अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि 5 से 7 या 10 निकलना शुरू हो। तो जब 5 से 10 या 7 निकलना शुरू होंगे, बट उनका के ई मैक्स तो वही रहेगा, तो हमें सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना या घटना इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, बट उसकी एनर्जी पे डिपेंड
के जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे उसकी एनर्जी अफेक्टेड नहीं होगी इंटेंसिटी से, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा चेंज नहीं होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। चलिए, सबसे थ्योरी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट बेसिकली क्या है? तो सैचुरेशन करंट बेसिकली यही है कि अपने पास दो प्लेट है, आप यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और इस तरीके से हमारा इसको अगर आप क्लोज लूप बना रहे हो, इसको आप अगर क्लोज लूप बना रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से एक क्लोज लूप मिल रहा है, तो हमें करंट मिल रहा है। तो सैचुरेशन करंट का मतलब ये है कि मैक्सिमम जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैपेबल हैं बाहर निकलने के लिए, वो पूरे के पूरे कैथोड से एनोड में पहुंचने लगे, तो उसके बाद हमारा जो करंट का कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स जो करंट में कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मिले जो कैथोड से एनोड में पहुंचकर वो क्या कर रहे हैं, करंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो अब जो है वही रहेंगे। तो वैसे केसेस में हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा करंट सैचुरेट हो चुका है, तो दैट इज बेसिकली आवर सैचुरेशन करंट। तो मैक्सिमम करंट कंट्रीब्यूटेड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सैचुरेशन करंट के लिए, जब सैचुरेशन करंट एक बार अचीव हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सैचुरेशन करंट एक बार अचीव हो जाएगा तो आप जो अप्लाइड पोटेंशियल पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। क्या मतलब हुआ इसका, कि मान लीजिए आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जा रहे हैं, यहाँ से आप चाहते हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ चुके हैं वो पूरे के पूरे पहुँचे, तो आप एक ऐसा पोटेंशियल लगाओगे जो इसको क्या करे, सपोर्ट करे, जो इसको क्या करे, जो इसको अपने पास सपोर्ट करे। तो इसके लिए जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो होगी, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास ये है इस तरफ, तो ये यहाँ पर इधर आ जाएगा E इंटू ई, ठीक है। तो आपने मान लीजिए V वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स केवल कैथोड प्लेट के सरफेस पे आके रुक रहे थे, वो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, तो उनको पहुँचाना है। तो आपने कुछ पर्टिकुलर 2 वोल्ट की बैटरी ये काम कर रही है। तो अगर 2 वोल्ट की बैटरी, अगर 30 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो पूरे के पूरे को यहाँ पहुँचा रही है, तो आपको पता है कि 2 वोल्ट की बैटरी जो काम करेगी वो 4 वोल्ट की करेगी, 5 वोल्ट की, 10 वोल्ट की। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि आफ्टर सैचुरेशन करंट अचीव, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। अब बात होती है कि सैचुरेशन करंट डिपेंड किस पे करेगा, इंक्रीज कब होगा। एक ही सिचुएशन में होगा, जो आप जो रेडिएशन आप इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इंटेंसिटी के बढ़ाने से 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, और ये बैटरी 8 को यहाँ से यहाँ पहुँचाने लगी। पहले 4 को पहुँचाती थी, अब 8 को पहुँचा रही है। तब आप बोल सकते हो कि अपना क्या होगा कि सैचुरेशन करंट जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो सैचुरेशन करंट का डायरेक्ट रिलेशन इंटेंसिटी से है, जबकि आपने देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बट सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। सैचुरेशन करंट हमारा इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और वो इंक्रीज करेगा व्हाइल इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इतनी बातें बच्चों आपको जान लेनी चाहिए। और ये इसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, बहुत पॉपुलर, सभी को पता है। ये नेगेटिव पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, जैसे जैसे डिफरेंट I1, I2, I3 आर इंटेंसिटी, तो देख रहे हैं कि I3 के लिए सैचुरेशन करंट मैक्स है, तो I3 ऑब्वियसली बड़ा होगा। दीज आर द इंटेंसिटी, ये हमारी इंटेंसिटी है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो सैचुरेशन करंट जो है हमारा इंटेंसिटी पे डायरेक्ट रिलेशन रखता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो ये सारी जो है एक हमने क्विक रिकैप किया। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं थोड़े बहुत। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म यूजिंग 3 डिफरेंट मेटल प्लेट्स PQR। उनका जो है वर्क फंक्शन दिया गया है। 3 डिफरेंट मेटल प्लेट पे हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तीनों का वर्क फंक्शन दिया गया है, और तीनों पे जो हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, नॉट तीनों पे, यस तीनों पे हम एक बीम ऑफ लाइट
इंसिडेंट करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए लाइट बीम मतलब इट इज ए कलेक्शन ऑफ सो मेनी वेवलेंथ। ए लाइट बीम कंटेनिंग वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ कंटेन कर रही है। ये जो बीम है इसमें 3 डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन्स हैं एक तरीके से, विथ इक्वल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इक्वल है। इल्यूमिनेट्स ईच ऑफ द प्लेट द करेक्ट IV ग्राफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का ये IV ग्राफ बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है इनडायरेक्ट वे में। अब आप देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले ये देखना चाहिए कि उस बीम में जो ये 3 वेवलेंथ हैं उनकी जो एनर्जी है ना, SC/λ, वो कैपेबल हैं, वो उनमें से कौन कौन सी बीम किस किस मेटल प्लेट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कैपेबल है। तभी तो आप बोलोगे कि फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी क्या निकालनी पड़ेगी, इंसिडेंट वेवलेंथ की, जो भी अपने पास वेवलेंथ है उनकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जैसे आप बोलते हो कि मान लो 550 नैनोमीटर है, इसकी पहले हम एनर्जी निकाल लें और इसको चेक करें कि वो कौन कौन से वर्क फंक्शन को ओवरकम कर पा रही है। तो देखिए, जैसे E λ1 की बात करें बच्चों, तो होगा SC/λ1। इसको मैंने मान लीजिए λ1 ले लिया है, ये λ2 ले लिया है और इसे λ3। तो SC की वैल्यू 1240 इन्होंने दे रखी है। जनरली इसको रट भी लीजिएगा, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। तो 1242 या 1240 जो दिया जाए, तो ये रट भी लीजिएगा तो आपको हेल्प होगा। λ1 वो है 550 और जो भी ये आएगा वो आपका जो आएगा ये पूरा का पूरा यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी आ जाएगी। और ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ये कर लीजिएगा। E λ2 ये अपने पास होगा SC/λ2, दैट इज 1240 अपॉन में 450 नैनोमीटर। और इसी तरीके से E λ3 होगा HC/λ3, ये होगा 1240 अपॉन में 350 नैनोमीटर। तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आपके लिए ये अवसर नहीं होगा तो आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये अपने पास आएगा 2.76 और ये आएगा 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आप देखिए कि आपको जो ये एनर्जी इंसिडेंट जो बीम है उनमें इतनी एनर्जी छुपी हुई है, 3 वेवलेंथ है तो उससे एसोसिएटेड 3 एनर्जी छुपी हुई है। अब इनमें से कौन से वेवलेंथ, जैसे पहले को पकड़िए, वर्क फंक्शन 5p को कौन ओवरकम कर पा रहा है, सारे सभी जो 5p से ये सारे ग्रेटर हैं। कौन, E λ1 या फिर E λ2 और या फिर E λ3 ये तीनों जो हैं ग्रेटर हैं, देख पा रहे हैं। तो ये तीनों कैपेबल होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो इससे तीनों कैपेबल होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, तो इससे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। लेकिन अगर आप इसकी बात करिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.25 है और ये 2.5 है, तो E λ1 इज नॉट कैपेबल इनफ टू ओवरकम द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल Q। ठीक है, तो आप phi Q की अगर बात करें तो वो ग्रेटर है केवल E λ2 और E λ3 वाले से। और इसी तरीके से phi R केवल ग्रेटर है 3.54 है और इसका है 3, तो ये केवल ग्रेटर होगा E λ3 से। इसका मतलब आपने क्या देखा कि केवल E λ3 केवल R वाले प्लेट के फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा पाएगा, क्योंकि E λ3 हमारा जो है 3 है, E λ3 3.54 है और phi R हमारे पास कितना है, 3 है, और ये अपने पास कितना है 2.5 है और ये 2 है। तो E λ3 इज आवर 3.54, तो 3.54 E λ3 है। E λ2 अपने पास है 2.76, तो वर्क फंक्शन 5p2 है जो कि इन तीनों से छोटा है, तो ये तीनों जो है इसको ओवरकम कर देंगे। ठीक बात है। अब आप इनमें से देखिए कि जो ये पहला वाला पार्ट है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ये ज़्यादा है इस ई लैम्डा 1 से, तो ये कैपेबल नहीं होगा Q से फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो Q से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने वाले 2 हुए और इसके लिए ये दोनों कैपेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा इससे कि इंटेंसिटी देखिए यहाँ पे PQR में फोटो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा जो है किसके लिए अपने पास जो है, किसके लिए अपने पास फोटो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप फिर यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स तीनों कैपेबल हैं, तो P से फोटो इलेक्ट्रॉन्स phi P, phi Q और phi R, तो इन तीनों से फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास सबसे ज़्यादा निकलेंगे। तो आप इसमें ये बोल सकते हो PQR, इसकी फोटो करंट, सैचुरेशन करंट इसका ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स P से ज़्यादा होंगे, फिर Q, फिर R, क्योंकि R से केवल एक ही कैपेबल है फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। बाकी तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों का वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड भी होगा, अलग अलग ही होगा, वो भी आपको पता है। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन इज ऑब्जर्व्ड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस ऑफ फ्रीक्वेंसी nu1 एंड nu2 ऑफ इंसिडेंट रेज nu1 ग्रेटर देन nu2 है। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन द 2 केसेस आर इन द रेशियो दिस। तो आप 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स इमिट करा रहे हो, ठीक है, और उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उनका रेशियो दिया हुआ है। सेम मेटालिक प्लेट है, ये देख लीजिए, फ्रॉम ए मेटालिक सरफेस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। सेम मेटालिक सरफेस पे 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, मतलब फाई ए और फाई तो अपना सेम होगा। तो आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं KE मैक्स 1 मैक्स दैट इज इक्वल टू H nu1 माइनस फाई, और KE मैक्स KE2 मैक्स लिख सकते हैं, वो हो जाएगा H nu2 माइनस फाई सेम होगा बिकॉज अपना मेटल प्लेट सेम है। अब इनका रेशियो दिया हुआ है 1:2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो KE मैक्स KE1 मैक्स अपॉन KE2 मैक्स इज इक्वल टू H nu1 माइनस फाई अपॉन H nu2 माइनस फाई, और ये आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, 1/k, ये आपको 1/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब H nu नॉट इक्वल टू फाई होता है। देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, तो आपको बेसिकली न्यू नॉट चाहिए, है ना। तो पहले फाई निकालना होगा, वहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, इसको आप इधर ले आ सकते हो, nu1 ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको इधर ले आ सकते हो, तो ये होगा 1 माइनस k माइनस 1 फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा k nu नॉट k nu1 माइनस nu2 k nu1 माइनस nu2, और इधर हो जाएगा अपने पास h। फाई को आप लिख सकते हैं H न्यू नॉट, तो H कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली न्यू नॉट जो आएगा इसको आप H न्यू नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको H कैंसिल हो जाएगा, न्यू नॉट जो आएगा वो K nu1 माइनस nu2 अपॉन में K माइनस 1। तो दैट इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा K nu1 माइनस nu2 अपॉन में K माइनस 1। तो सिंपली फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे ये क्वेश्चन था, जिसमें हमने ये सीखा कि मेटल प्लेट चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क फंक्शन सेम होगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी जो होगी H न्यू नॉट इक्वल टू फाई के बराबर। नेक्स्ट है 200 वोल्ट सोडियम स्ट्रीट लैम्प emits yellow light of wavelength 0.6 micrometer, assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy to light। कोई लैम्प है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट उसकी जो इफिशियंसी है वो 25% ही है। द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ येलो लाइट इट इमिट्स पर सेकेंड, तो कितने नंबर ऑफ फोटोन्स वो इमिट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सिंपल क्या करते हैं, एनर्जी पर सेकेंड जो पावर है, सोर्स की जो एनर्जी पर सेकेंड
जो कि आप बोलते हैं पावर, वो आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 200 वॉट, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना होगा, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इसकी अगर बात करो तो वो होगा hc बाय लैम्डा बच्चों, hc बाय लैम्डा। तो hc बाय लैम्डा आप चाहो तो इसको जो है hc बाय लैम्डा में अभी वैल्यू रख देंगे hc बाय लैम्डा का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आपको एनर्जी पर सेकेंड आपको पता है, टोटल एनर्जी पर सेकेंड और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड कैसे निकालेंगे आप, उसमें क्या होगा, टोटल एनर्जी पर सेकेंड अपॉन में एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इनटू, लेकिन ये 25% ही इफिशियंट है, तो 25/100, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा बच्चों 200 इंटू लैम्डा, लैम्डा इसका दिया हुआ है 0.6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। देखिए कैलकुलेशन के लिए तैयार रहिए, ऐसे वाले टॉपिक में आपको कैलकुलेशन कराया जाएगा, ऐसे वाले टॉपिक में ज़रूर आपसे कैलकुलेशन कराया जाएगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी इसके कैलकुलेशन को करने के लिए। तो इसको आप इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आप चेक कर लीजिएगा। ए पार्ट यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ए पार्ट आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आपको इसके कैलकुलेशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट वर्सेस V प्लॉट ऑफ ए सब्सटेंस इज गिवन, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज, ठीक है। तो आप देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि EV नॉट इक्वल टू h न्यू माइनस फाई, यही तो होता है, ठीक है। EV नॉट इक्वल टू h न्यू, तो V नॉट की अगर बात करो तो h/e न्यू, या ऐसे ही रहने दीजिए। आप जरा देखिए ग्राफ में कि ये यहाँ से उठ रहा है, ग्राफ जो है यहाँ से उठ रहा है, इसके इधर 5 पर अगर आप देखो तो अपनी स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका 0 है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि 5 पे अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी व्हेन न्यू इज इक्वल टू 5 इंटू, ये v का मतलब फ्रीक्वेंसी है, ये v है, तो v 10⁻14 स्केल पे है, तो 5 इंटू 10⁻14 अगर है, देन v नॉट कितना है, वो 0 है। तो अगर हम इसको पुट करें यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। और यहाँ से 5 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, तो इसको लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा नॉट इक्वल टू h न्यू, h भी कैंसिल हुआ, तो लैम्डा नॉट हमारे पास आएगा c बाई न्यू, दैट इज 3 इंटू 10⁸। और ये जो v होगा कौन सा v होगा, 5, क्योंकि इस पर आपने v नॉट को 0 लिया है, तो 5 इंटू 10⁻14। तो यहाँ से आप इजीली 0.6 इंटू 10⁻⁻6, और इसको जब आप करोगे तो 6000 एंगस्ट्रन आपको मिल जाएगा। तो ग्राफ से आपने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये 5 के आगे का ग्राफ है, 5 पर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, तो हमने 5 पे जो है जो फ्रीक्वेंसी ली इस इक्वेशन में V5 डाला, V नॉट को 0 डाला, वहाँ से हमने 5 निकाला, 5 को hc बाय लैम्डा नॉट कर दिया। नेक्स्ट है, सर्टेन मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर द लाइट इज 3V नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें दिया हुआ है उसका 3V नॉट। इफ द सेम सरफेस, क्वेश्चन को पढ़िए, इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड with the light of wavelength 2 lambda, same surface है, then the stopping potential is V naught, the threshold wavelength for this surface। तो इसमें भी आपको पता है कि इसी इक्वेशन से काम हो जाएगा, EV नॉट इज इक्वल टू SC बाय
लैम्डा लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस है SC बाय लैम्डा -5। और यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्टेन मेटल इल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ये 3V0 है। तो एक के लिए अपना 3V0 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3eV0 है ना, इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा -5, SC बाय लैम्डा -5। अब आपने क्या बोला है कि द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट का वेवलेंथ आपने चेंज कर दिया। मैंने कहा था आपको अभी अभी कि अगर हमारा वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो हमारे पास क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा, केवल V0 है तो आप यहाँ लिख सकते हो V0 इज इक्वल टू HC बाई 2 लैम्डा, बट सेम है, सेम मेटेलिक सरफेस है, फाई सेम होगा। तो बहुत सिंपल दिख रहा है कि हम यहाँ से क्या करें, फाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें और सॉल्व कर लें, और हमें क्या मिलेगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, मतलब हमें एक्चुअली वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सरफेस। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तभी मिलेगा जब हमें वर्क फंक्शन मिल जाए, क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रिलेटेड होता है वर्क फंक्शन से, SC बाई लैम्डा नॉट से। तो क्या किया जाए, तो यहाँ से एक काम करते हैं, V0 की वैल्यू को ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसमें से V0 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 3e और V0 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो SC बाई 2 लैम्डा SC बाई 2 लैम्डा। अच्छा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ही दे रखा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑलरेडी दे रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 ही दे रखा है यहाँ पे, कायदे से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, ये भी अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो आपको यहाँ पे E लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे 3V0 और ये V0 थोड़ा दे देना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो 3V0 है ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो यहाँ पर अपने पास ये आपके पास आ जाएगा 3 और SC बाई 2 लैम्डा -5 इक्वल टू SC बाई लैम्डा -5। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 3/2 HC बाई लैम्डा, और इसको इधर ले आए -SC बाई लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास 2π। तो यहाँ से हमारे पास मिलता है SC बाई 2 लैम्डा, इसको सॉल्व करेंगे, SC बाई 2 लैम्डा इक्वल टू 2π, और इसको लिख सकते हैं 2SC बाई लैम्डा नॉट, 2SC बाई लैम्डा नॉट। तो SC और SC कैंसिल हो गए, तो लैम्डा नॉट हमारे पास आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा अपने पास द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट हमें पूछा है, वो हो जाएगा 4 लैम्डा। तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी 4 लैम्डा, तो ये आपका आंसर होगा, 4 लैम्डा इज़ आवर आंसर। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।